गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपका प्यारा मित्र CK यादव और आप देख रहे हैं लाबिम। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं फेडरेशन। आज हम सभी अटेंड करेंगे कंपैरेटिव एनालिसिस एसेंशियल्स फीचर्स ऑफ फेडरेशन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब फेडरल और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या एनालिसिस है, क्या क्या अलग हैं, कंपैरिजन है, इसके बारे में आज हम सभी लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज हम क्लास शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं लाबिम। मैं आपका प्यारा मित्र ला गुरु CK यादव। और इससे पहले के चैप्टर्स यदि आप नहीं देखे हैं तो आप जा कर के कमेंट में इस चीज़ को देख सकते हैं, कमेंट में देख सकते हैं, या तो फिर जा कर के हमारे प्लेलिस्ट में इसे आसानी से ढूंढ कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर। देखिए आज हम देखेंगे कंपैरेटिव एनालिसिस एंड एसेंशियल फीचर्स ऑफ फेडरल एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अंतर होते हैं, इन सभी को हम आज देखेंगे इस क्लास में। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कि क्या क्या है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है आपका अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट्स। मतलब यह जो आपका सिस्टम है, जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें टोटल आपके दो गवर्नमेंट्स वर्क करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपके फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हैं उसकी अपेक्षा देयर एग्जिस्ट डबल गवर्नमेंट्स। मतलब यहाँ पर डबल गवर्नमेंट काम करता है। कहाँ? आपके इस इंडिया में या किसी भी पार्टिकुलर एरिया में। सेंट्रल गवर्नमेंट्स फर्स्ट है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट्स एंड सेकंड है आपका स्टेट और रीजनल गवर्नमेंट्स। मतलब आपके टू गवर्नमेंट्स काम करते हैं आपके इस क्राइटेरिया में किसी भी फेडरेशन के तहत। मतलब किसी भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो गवर्नमेंट काम करती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल के लिए काम करती है एंड स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के लिए काम करती है। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स। मतलब दोनों के बीच पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशंस। तो आप सभी जानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स में कि किस तरीके से हमारी जो पावर्स है वो अलग अलग क्राइटेरिया में डिवाइडेड हैं और किस तरीके से लोग अलग अलग तरीके से इसका यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स क्या है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इसेंशियल प्रोवाइड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। मतलब जो आपका फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है वह क्या करता है, पावर्स को डिवाइड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन पावर्स करता है बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। एंड बोथ द गवर्नमेंट्स आर कोऑर्डिनेट एंड इंडिपेंडेंस इन दियर शेयर्स एंड नॉट सबऑर्डिनेट टू द वन अनदर। मतलब ये दोनों एक दूसरे से अपने अपने जो पावर्स हैं उसे तो डिवाइड तो करती हैं, लेकिन एक दूसरे से किसी प्रकार से भी वो रिलेटेड नहीं होते हैं। आगे बात कर लेते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्रोवाइड्स फॉर सच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स कि किस किस प्रकार के पावर्स वह डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें सबसे पहला है लेजिस्लेटिव पावर्स। आपका पहला पावर्स कौन सा है? लेजिस्लेटिव पावर्स। तो लेजिस्लेटिव पावर्स में क्या होता है? लेजिस्लेटिव पावर्स में एज द लेजिस्लेटिव पावर्स आर concerned as the subjective have been divided into 3 list of the under the 7 schedules। मतलब आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल्स में, मतलब शेड्यूल नंबर 7 में आपके डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है पावर का।
किसमें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th नंबर शेड्यूल्स में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जिसमें सबका है, सबसे पहला है यूनियन लिस्ट, सेकंड है स्टेट लिस्ट, थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है, स्टेट लिस्ट स्टेट के लिए जारी करता है, यूनियन लिस्ट यूनियन टेरेटरी के लिए जारी करता है, और कॉन्करेंट लिस्ट आपके दोनों के लिए बनाई जाती है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कहाँ कहाँ यूजेज होते हैं। आगे आपका सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। मतलब ऐसी चीज़ें जो नेशनल तरीके से इम्पोर्टेंस हो, इन सब चीज़ों पर मैटर की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है आपका कि डिफाइन करता है इंडिया एंड नेवल को, एंड मिलिट्री फोर्सेस को, एंड एयर फोर्सेस को, एंड आल्सो फॉरेन अफेयर्स को, रेलवेज को, एंड नेशनल हाईवेज को, एंड फॉरेन एक्सचेंजेज एंड बैंकिंग ETC को। यह कौन संबंधित है, यह आपका है यूनियन से संबंधित, मतलब आपका जो यूनियन लिस्ट है उसमें संबंधित आपका है, जिसमें आपका नेवल, मिलिट्री, एयर फोर्सेज, फॉरेन अफेयर्स, रेलवे एंड नेशनल हाईवे, एंड विद फॉरेन एक्सचेंजेज एंड बैंकिंग। यह आपका यूनियन लिस्ट है, जो यूनियन लिस्ट फर्स्ट माना जाता है। और इसके तहत आपके टोटल कितने सब्जेक्ट दिए गए हैं, टोटल आपके हैं 97 सब्जेक्ट। मतलब टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, 97 सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं इस क्राइटेरिया में। आगे बात करते हैं शेड्यूल फॉर द लोकल स्टेट। लोकल इंटरेस्ट मतलब होता है आपके कह सकते हैं स्टेट के लिए, ठीक है। तो शेड्यूल फॉर सब्जेक्ट फॉर द लोकल इंटरेस्ट मतलब जो आपका सब्जेक्ट है वह किस तरीके से कहाँ पर अलॉटमेंट की जाती है। तो सबसे पहला जो सच अलॉटमेंट है वो आपका कहाँ की जाती है, सच पब्लिक ऑर्डर्स, जैसे कि पब्लिक कोई ऑर्डर देना हो गया, पुलिस का हो गया, या लोकल गवर्नमेंट हो गया, लोकल गवर्नमेंट या पब्लिक हेल्थ की बातें हो गई, या सैनिटाइजेशन हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इन सभी पे जो भी काम करता है उसे द स्टेट लिस्ट कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, स्टेट लिस्ट। और ये आपका टोटल 66 आइटम्स है, मतलब आपके जो यूनियन है उसमें आपका 97 आइटम्स है, और जो आपके स्टेट है उसमें 66 आइटम्स है। अब बात करते हैं ऐसे प्रोविजंस की जो आपका स्टेट और आपका यूनियन टेरेटरी दोनों में आते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट वाइज विच आर लोकल इंटरेस्ट बट रिक्वायर्स यूनिफॉर्म टू ट्रीटमेंट ऑल ओवर द कंट्री। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं सभी पूरे भारत में लॉ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो इस प्रकार की जो आइटम्स हैं, मतलब जो शेड्यूल्स जो विषय लिस्ट जारी की जाती है स्टेट और संघ दोनों के द्वारा, वो क्या कहलाता है, वो कॉन्करेंट लिस्ट कहलाता है। और यह लिस्ट नंबर 3 है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें टोटल 47 आइटम्स हैं। मतलब टोटल 47 आइटम किसमें है, कॉन्करेंट लिस्ट में। जो आपका एजुकेशन संबंधित हो सकता है, फैक्ट्री से संबंधित हो सकता है, न्यूज़पेपर संबंधित हो सकता है, क्रिमिनल लॉ से संबंधित हो सकता है, मतलब आपके आसपास की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सबसे संबंधित ये सभी होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि यूनियन लिस्ट में टोटल कितने थे, 97 आइटम। स्टेट लिस्ट में कितने थे, 47। सॉरी स्टेट लिस्ट में 47 नहीं थे, आपका स्टेट लिस्ट में था 66, 47 है आपके कॉन्करेंट लिस्ट में। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, जो हमारे लिस्ट हैं, ठीक है, जो हमारे लिस्ट जारी होते हैं उसमें पार्लियामेंट्री जो है ना बेटा, वो पार्लियामेंट्री कैन आल्सो मेक द लॉज विद द मैटर्स लिस्टेड इन द स्टेट लिस्ट इन द फॉलोइंग केसेस। मतलब पार्लियामेंट्री किसी भी केसेस में आपके निम्न केसों में क्या कर सकती है, किसी भी स्टेट के लिए कोई भी विषय जारी कर सकती है।
यह दिया गया है आपका अंडर आर्टिकल 248 में। इसमें क्या होता है, इसमें जनरल पावर होता है पार्लियामेंट को कि लेजिस्लेटिव करता है अपॉन मैटर्स मेंशन्ड, मतलब वो मैटर को डिफाइन करता है कि किस स्टेट में कौन से मैटर्स इन्वॉल्व होंगे। एंड सेकंड जो है वो बताता है कि इट इज़ इन द नेशनल इंटरेस्ट, या आपके नेशनल इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि यदि नेशनल इंटरेस्ट यदि हो गया 2/3 से, ठीक है, 2/3 से मेंबर्स प्रेसिडेंट के जितने हैं वोटिंग करते हैं वह यदि पास हो जाता है तो उसके बाद आपका वह कुछ ही समय बाद स्टेट लिस्ट के अंतर्गत लॉफुल तरीके से पार्लियामेंट में ऐड कर दिया जाता है। एंड थर्ड है वाइल प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी इज हियर, और यह तभी संभव है जब क्या हो जाए, प्रोक्लेमेशन हो जाए और इमरजेंसी लागू कर दी जाए। मतलब जब इमरजेंसी लागू कर दी जाती है तो उस स्थिति में भी आपका स्टेट में लाइबल हो जाता है यूनियन टेरिटरी। एंड फोर्थ, स्टेट लेजिस्लेचर्स फील्स दैट पार्लियामेंट्री शुड नॉट लेजिस्लेट अपॉन द मैटर्स ऑफ कॉमन कॉन्करेंट, या स्टेट को यह मतलब जो हमारे पार्लियामेंट्री मेंबर्स हैं उन्हें ऐसा लग जाए कि जो स्टेट है वो पूरी तरीके से अपने कानून को नहीं चला पा रही है, तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके तहत कोई भी शक्ति पार्लियामेंट अपने हाथों में ले सकती है स्टेट के। फिफ्थ एंड लास्ट, फिफ्थ में क्या है कि किसी प्रकार से इन केस में यदि किसी भी स्टेट में इमरजेंसी लगा है अंडर आर्टिकल 356, तो उसके तहत कोई भी स्टेट क्या कर सकता है, उसके पावर को अपने अंडर में ले सकता है कोई भी किसी प्रकार के राष्ट्रपति के थ्रू। अगला है द प्रोविजन अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 इंडिकेट्स द यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशंस, मतलब इसमें आपके फीचर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी में 2 फीचर्स बताए गए हैं। आर्टिकल 2 की बात करें, आर्टिकल 2 की बात करें तो आर्टिकल 2 में यह दिया गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, जैसे कि यदि कोई राज्य विस्तार होता है, ठीक है, तो राज्य विस्तार के तहत जो भी चीज़ भारत में लाई जाती है वो सभी आपका कंकरेंट लिस्ट में आएगी, ठीक है। एंड आर्टिकल 3 की बात करें तो आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, नए स्टेट की इस्टेब्लिश के बारे में बताया जाता है कि नए स्टेट को अगर बाउंड्री नहीं बनी, नया स्टेट बना तो उसके बारे में आर्टिकल 3 में नॉमिनेटेड है। एंड बात करते हैं सेकंड नंबर की। सेकंड नंबर आपका है एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, तो प्रशासन में कौन कौन वर्क कर सकता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एज वेल, मतलब प्रशासन जो होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सभी को एक समान रूप से देता है। बट देयर आर सर्टेन फीचर्स ऑफ बीइंग यूनिटरी सिस्टम्स विथ दिस रिगार्ड एज वेल, लेकिन फिर भी यूनिटरी सिस्टम्स को कुछ अनदर पावर भी होते हैं, जैसे कि आर्टिकल 256 की बात करें तो स्टेट मस्ट सो एक्सरसाइज दियर एग्जीक्यूटिव पावर्स, स्टेट के पास अपने खुद की एक्सरसाइज करने की एग्जीक्यूटिव पावर होती है, ठीक है, उसका खुद का एक पार्लियामेंट होता है। बट जो आपका यूनियन टेरिटरी होता है वहाँ यूनियन गवर्नमेंट का पार्लियामेंट अलाउ होता है, कैन आल्सो गिवन डायरेक्शंस टू स्टेट्स इन दिस रिगार्डेड, और इसके तहत वह किसी भी स्टेट को अपना आदेश दे सकता है कि वह एज जो भी प्रेसिडेंशियल तरीके से पारित की गई है इमरजेंसी अलॉटमेंट के तहत, वह एडमिनिस्ट्रेटिव पावर किसके अंदर से चली जाएगी, स्टेट इमरजेंसी के टाइम पे आपका प्रेसिडेंट के हाथ में चली जाएगी। मतलब जैसे ही आपका स्टेट रूल्स फॉल्स हो जाएगा वहाँ तुरंत ही प्रेसिडेंट उन सभी चीज़ को अपने हाथ में ले लेगा, और वैसे ही तुरंत क्या हो जाएगी, वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव शक्ति जो है वह किसके हाथ में चली जाएगी, वह सीधे आपके प्रेसिडेंट के हाथ में हो जाएगी। आगे बात करते हैं फाइनेंशियल की। तो आप सभी जानते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन में अंडर द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत द यूनियन एंड द स्टेट आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस, मतलब यूनियन और स्टेट अपने अपने फाइनेंशियली तरीके से इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अंडर द इंडियन सिस्टम द स्टेट आर डिपेंडेंट अपॉन द सेंटर ऑफ द ग्रांट इन एड, मतलब स्टेट पूरी तरीके से डिपेंड होता है सेंट्रल पर। एंड द फाइनेंशियल असिस्टेंट, और फाइनेंशियल असिस्टेंट को लेकर भी। दिस इंडिकेटेड
इंडिकेट्स द यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये यूनिटरी फीचर्स को दर्शाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के यूनिटरी को दर्शाता है कि कोई भी यदि काम आपको कराना है राज्य में तो सबसे पहले परमिशन कहाँ से लेंगे, विधानसभा या राज्यसभा से। थर्ड नंबर, इसमें क्या है बेटा, थर्ड नंबर में कि रिजाइड एंड राइट इन कॉन्स्टिट्यूशंस। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे मेन पार्ट है कि यह एक राइट इन है और रिजाइड्स है, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन शुड ऑलवेज बी अ राइट इन कॉन्स्टिट्यूशन। यह माने नहीं है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा राइट इन कॉन्स्टिट्यूशन ही हो, बट इट हैज ऑब्जर्व दैट, लेकिन यह माना जाता है कि इट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैविंग अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस आर जनरली रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस। मतलब लोग बहुत से कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, ना कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। फेडरल मतलब माना मनाया कानून फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है जैसे कि अपना भारत का, इंडिया टू हैज रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस अंडर आर्टिकल 368। मतलब इंडिया के पास खुद का एक लिखित संविधान है 368 के तहत, जिसमें 3 मोड्स ऑफ द अमेंडमेंट है। मतलब 368 के तहत किसी प्रकार के अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, हैव बीन प्रोवाइडेड, उसमें दी गई है। मतलब 368 के तहत किसी भी प्रकार से हम लोग उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। एंड विच रेंडर्स इट नाइदर एब्सोल्युटली रिजिड नॉर एब्सोल्युटली फिक्सिबल्स। मतलब जो ना तो पूरी तरीके से आपका फिक्स है और ना ही पूरी तरीके से उसे हटाया जा सकता है। मतलब उसमें संशोधन किया जा सकता है हमेशा समय के अकॉर्डिंग, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग, जानते हैं ना कि कुछ भी उसमें चेंजिंग की जा सकती है। बात कर लेते हैं 4 की, इंडिपेंडेंस जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका। आप सभी जानते हैं जो हमारी न्यायपालिका है वो कैसी है, इंडिपेंडेंस है। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज नेसेसरी टू मेंटेन द फेडरल स्ट्रक्चर्स इंटैक्ट। मतलब किसी प्रकार के फेडरल स्ट्रक्चर को रखने के लिए आपकी जुडिशरी हमेशा क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, किसी प्रकार का उसमें प्रेशर नहीं होना चाहिए। और उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट जुडिशरी के प्रोविजन बताए गए हैं कि कौन कौन से प्रोविजंस आपके इंपॉर्टेंट माने जाते हैं किसी भी इंडिपेंडेंट जुडिशरी की। तो पहला नंबर, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज बाय द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स और थ्रू इंडिपेंडेंस कमीशंस। मतलब किसी इंडिपेंडेंस कमीशन की मदद से अपॉइंट करना चाहिए किसी भी जज को, किसी भी जज की हेड को। एंड डिफ़िकल्ट प्रोसीजर्स फॉर दियर रिमूवल्स, उन्हें हटाए जाने को लेकर के काफ़ी डिफ़िकल्टीज होनी चाहिए कि ताकि मान लीजिए कोई ऐसे वर्क ना कर पाएँ, या यूँ कहें कि यदि उसे बार बार हटाते रहेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप उसे सही न्याय नहीं देना चाहते, तो इसलिए उसे हमेशा हटाना नहीं चाहिए। और अगर आप हटाते ही रहेंगे तो वो बेचारा फिर कब सही न्याय देगा, या उसके ऊपर आप हमेशा कुछ ना कुछ डालते ही रहेंगे तो कैसे करेगा। तो अगला है नो वेरिएशंस इन कंडक्शंस ऑफ दियर सर्विस टू दियर डिसएडवांटेज आफ्टर दियर अपॉइंटमेंट। मतलब वह किसी प्रकार के किसी कंडीशन में बंधा हुआ नहीं रहना चाहिए अपने सर्विस के टाइम पे, या उससे किसी प्रकार से कोई सी प्रकार का डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। एंड प्रोहिबिशंस ऑफ एनी डिसीजंस डिस्कशंस एज टू द कंडक्ट ऑफ एनी जज। मतलब उससे किसी भी प्रकार से डिस्कशन करने में कोई भी रोक नहीं होनी चाहिए। एंड सिक्योरिटी टू ऑफ टेन्योर, उसके शासनकाल में उसे सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए। जैसे बहुत से जजेस होते हैं ना, तो क्रिमिनल क्या करते हैं कि भाई तुम्हारे ये लॉयर वो है कोर्ट, तुम यहाँ से बाहर एक बार निकल के दिखाओ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो जान से मारने की धमकी होता है, यदि कोई भी जजेज जान से मारने की धमकी से डरता रहेगा तो वो सही निर्णय कब देगा। इसलिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी जज को सिक्योरिटी टेन्योर मिलना चाहिए उसके शासनकाल में। मतलब जब तक उसका शासनकाल चल रहा है तब तक उसे सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। अगला है सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 5th नंबर, कॉन्स्टिट्यूशन का सुपरमेसी, सर्वप्रधानता होना। मतलब इंडिया की बात करें तो जो इन इंडिया है कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुपरमेसी ऑफ द लैंड। मतलब वास्तव में इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वास्तव में सुपरमेसी है, ठीक है, सुप्रीम है, सर्वोच्च है। एंड ऑल 3 ऑर्गन्स ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसीज। मतलब इंडियन डेमोक्रेसी के बाद से 3 ऑर्गन्स हुए हैं इसके सुपरमेसी के। जैसे आप लेजिस्लेचर कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव कर सकते हैं, एंड जुडिशरी सिस्टम कर सकते हैं। मतलब 3 चीज़ें आपकी पूरी तरीके से अगर जब तक सिक्योर नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, लेजिस्लेटिव होना चाहिए, एंड जुडिशरी जो सिस्टम है सभी चीज़ें
क्या होना, पूरी तरीके से फ्री हों। एंड एबाइड होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल के तहत, मतलब उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल जो है सिद्धांत हैं उनके तहत एबाइड होना पड़ता है। हियर जुडिशरी इज रिगार्डेड एज द गार्जियंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। जो यहाँ की जुडिशरी है बेटा, ठीक है, वो क्या है, वह एज ए गार्जियन काम करता है किसके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। जुडिशरी किसके अकॉर्डिंग काम करेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन के रूप में। देयरफॉर इसलिए द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू होल्ड्स अ वेरी सिग्निफिकेंट प्लेस एज फॉर एज द पावर्स ऑफ द जुडिशरी एज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉन्सर्न। और इसलिए उसकी इस महत्वता को समझा गया और अंत में जुडिशरी को कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन भी माना गया। जब बात कर लेते हैं जरा सा यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन की, तो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस्टेब्लिशर है ऑफ फेडरलिज्म का। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लाइक इंडिया, मतलब यूएसए में भी कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम दिया जाता है जैसे कि इंडिया में दिया जाता है। इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड देयर इज सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। इंग्लैंड में जरा सा चेंजिंग है, इंग्लैंड में जुडिशरी को ना देकर के पार्लियामेंट को सुप्रीमेसी दिया जाता है, मतलब सर्वोच्च कौन है, पार्लियामेंट। In England, the parliament is sovereign. Supremacy of constitution is also one of the basic structures in the Indian constitutions, which cannot be distributed in the name of the constitutional amendment. मतलब constitutional amendment के द्वारा जो constitutional supremacy है उसे किसी प्रकार की स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। मतलब मान लो हम मनमानी तरीके से कुछ ना कुछ चेंजिंग करते रहे तो ये हमेशा क्या होगा, गलत होगा। तो इसलिए हमेशा उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं हो सकती। और बात कर देते हैं जुडिशियल रिव्यू की, तो जो जुडिशियल रिव्यू है वह प्रोवाइड है अंडर आर्टिकल 13 में। मतलब जुडिशियल रिव्यू, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू की बात करें तो अंडर 13 में वो प्रोवाइड है, ठीक है। और ये रिफ्लेक्शंस ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, और जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को दर्शाता है। यह बात कर सकते हैं कि पार्लियामेंट जो पासेज है एक्चुअली वास्तव में वो प्रिंसिपल्स लेडन करता है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, लेकिन जुडिशरी जो है वो एम्पावर्ड है तो रिव्यू करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द प्रिंसिपल को। मतलब कोई भी यदि आप कार्य करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन उसे आसानी से जुडिशरी के तहत न्यायिक पुनर्विलोकन या रिव्यू कर सकता है। और ये आपका दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, बहुत ही ईजी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट जो आपका है बनाया गया आर्टिकल 32 एंड 226, मतलब 32 और 226 के तहत डिफरेंसेस एस्पेक्ट को इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के तहत वो उसे चेक कर सकता है। इसके बाद हम लोग कल देखेंगे कल की क्लास में कि यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, दोनों के बीच एनालिसिस कंपेरिजन कल हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इसे इंडिया का नंबर 1 चैनल बनाइए। मैं आपका प्यारा मित्र लागुरु। और मुझे ऐसे ही अपना प्यार, अपना स्नेह देते रहिए और इसे 10K सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए। ये आप सबकी जिम्मेदारी है और एग्ज़ाम के लिए तैयारी कराना मेरी जिम्मेदारी है। तो इसी के साथ टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।